हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने तो चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए 7 जुलाई को होना है। इसमें हम बात करेंगे ईवीएस के बारे में, जो आपके एग्जाम में क्या है पूछा जाता है 30 मार्क्स का। तो 2 क्लासेस जिसने नहीं देखा वो क्लास जरूर देख लीजिएगा। आज हमारी क्लास है थर्ड। ओके, तो इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाउस। तो यहाँ से आपके 5 से 6 नंबर कवर होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा का चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए पहला पॉइंट हो जाएगा पत्थर और लकड़ी के बने घर। कहाँ पाए जाते हैं? ये मनाली में आपके पाए जाते हैं। कई बार पूछा कि मनाली के घर कैसे होते हैं? पत्थर और लकड़ी के घर होते हैं। जैसे ऐसी पहाड़ी इलाके जहाँ अधिक वर्षा और हिम वर्षा होती, देखिए वहाँ सबसे ज्यादा अधिक वर्षा होती, हिम वर्षा होती है। इनकी घरों की जो छतें कैसी होती, तो ढलवा टाइप की होती। जैसे घरों की जो छत होती है ये ढलवा टाइप की होती, ताकि जो बारिश वहाँ हो तो इसका पानी क्या है छतों पे जमे नहीं। ओके, तो इस तरह से छतें इसकी बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे ये पत्थरों के बने घर होते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं? ये मनाली में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ठंडा रेगिस्तान, जो लेह लद्दाख में पाया जाता है। देखिए आखिरकार मैं और लोनर लेह और पहुंच ही गए। अजब अनूठा था यह इलाका, सूखा और समतल और ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है और दूर दूर तक क्या है दिखते थे बर्फ के ढेले। क्या है वहाँ सबसे ज्यादा बर्फ, बहुत ज्यादा ढेले के पहाड़ जैसे है, और सूखा ठंडा मैदान है। लेह शहर की एक शांत गली कि सफेद और पत्थर से सुंदर क्या सुंदर मजबूत घरों को देखा। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले झूले, यानी झूले झूले का मतलब होता है स्वागत। ठीक है, स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगे। वे लोनर को देखकर बहुत हैरान थे। सभी सभी मुझे अपने अपने घर ले जाना चाहते थे। ठीक है, तो जान लेते हैं। जैसे दुनिया की चोटी पर लोग को बसेरा, तो क्या है अब समय था आगे बढ़ने का। टेढ़े मेढ़े सकरे पहाड़ी रास्तों से होते हुए मैं बहुत ऊंचाई पर जा रहा था। कहीं सड़क तो कहीं बड़े बड़े पत्थर। लोनर का जो है चलना मुश्किलों से भरा था। ठीक है, जैसे अब मैं चांगपा इलाके की ओर बढ़ रहा था। लगभग चांगपा कितनी ऊंचाई पर रहते? 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना मैदान इसका बिल्कुल सुनसान और पथरीला है। देखिए जहाँ जनजात रहते सबसे ऊंची पर रहते हैं, जहाँ उनको बहुत ही ठंडक मिले, क्योंकि ये जो है बकरियां चराते हैं। ठीक है, तो 500 जो है 5000 मीटर ऊंची पर रहते हैं। ओके, इतनी ऊंचाई में सांस लेने में मुश्किल भी हो रही। मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की आदत सी पड़ गई। मैं कई दिन तक यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। ना ही कोई पेट्रोल पंप और ना ही क्या है मैकेनिकल। सिर्फ दूर दूर तक फैला तो नीला आसमान। पहाड़ों के बीच बहुत से क्या है तालाब थे। जैसे कई रातें और कई दिन बीत गए, लेकिन अकेला ही बढ़ता रहा। फिर भी एक दिन अचानक मेरे सामने था बड़ा सा हरा मैदान। उसमें चरती भेड़ बकरियां। थोड़ी ही दूर में मुझे कुछ टेंट भी दिखाई दिए। मैं हैरान था कि इस सुनसान इलाके में ये कौन लोग थे, तो ये क्या कर रहे थे। ये हुई आपकी चंपारण की जनजाति। ठीक है, जैसे यहाँ से आपको हम दिखाते हैं कि थोड़ा इसको मैं जूम कर दूं। ये देखिए चांगपा चांगपा जो है वहां में मैं मिला, और नमनायल से उन्हें मुझे चांगपा के बारे में पता चला कि इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5000 लोग चांगपा घूमते हुए लोग हैं, जो हमेशा एक ही जगह में नहीं रहते। अपनी भेड़ बकरियों में झुंड को लेकर पहाड़ों हरे मैदानों को खोज खोज में घूमते रहते हैं। इनकी जानवरों में इनकी अपनी ही जरूरत का सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, और स्वेटर, कोट के लिए ऊन आदि। जैसे भेड़ बकरियों की इनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा का है परिवार का स्तर। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते थे, जिनके बालों में दुनिया
का मैसूर पश्मीना ऊन बनती है। इनकी जो ये जो बकरी होती है भेड़ बकरी, ठीक इन्हीं से आपकी पश्मीना शॉल बनाई जाती है। जितनी ठंड और ऊंची जगह होगी इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होंगे। इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यही इनकी जिंदगी है। देखिए चांगपा एक जनजात है जो आपके ये सिर्फ बकरियां भेड़ पर जो है पालते हैं। ये 5,000 ऊंची पर रहते हैं ताकि जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक हो। ठंडक इसलिए रहते हैं कि बकरियों के बाल क्या है मुलायम और पतले हो सके। उसे स्वेटर जैसे बनाया जाता है आपका। ओके, तो ये सब पश्मीना शॉल, ये स्वेटर, ऊन इसी से इन लोगों के बनाए जाते हैं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था, लेकिन ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों पर याक और लाद कर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो सिर्फ क्या है 2.5 घंटे अपना डेरा या समेट कर निकल पड़ते हैं। जहाँ ठहरना हो वहाँ कुछ देर में ये अपना टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाते हैं इनका घर। जैसे आपका स्वागत है कहते हुए नयाल मुझे बहुत बड़े तिनकोने टेंट में ले गया। ये टेंटों को रेबो कहते हैं। देखिए कई बार पूछा गया है चांगपांग जनजाति है टेंट को क्या बोलते हैं, तो रेबो कहते हैं। याक के बालकों के जो है बुनाई करके चांगपा पट्टियां बनाते हैं, जिन्हें सिलकर यह जोड़ लेते हैं। ये बहुत ही मजबूत होती है और गर्म भी होती है। मैंने देखा कि ये देखिए ये थोड़ा आपको जूम कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको संकेत क्या है शिक्षक के लिए जो आपकी इम्पोर्टेंट है। देखिए ये आपके शिक्षक संकेत क्या है, चांगपा की भाषा जो है चांगथाक का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। बच्चों के विभिन्न भाषाओं में भी ऐसे शब्द हैं। क्या इस पर चर्चा हो सकती है? ऊंचाई पर पर हवा से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन क्या और समय समझ की अपेक्षा नहीं की जा रही। बच्चों के बस कुछ अंदाज हो कि ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। बच्चा फिर भी इन इलाकों में रहने वाले लोग को प्रति संवेदनशील होंगे। उनकी यह समझ भी बनेगी कि रोजी रोटी के लिए लोगों को किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए ये आप शिक्षक के लिए बता सकते हैं कि चांगपा के मतलब क्या होता है और सबसे ऊंची पहाड़ियों पर ऑक्सीजन की कमती हो जाती है। तो ये सब आप क्या है शिक्षक तौर पे बच्चों को क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दो। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, रेबो के पास भेड़ बकरियों को देखने के लिए जगह बनी थी। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। जहाँ पे ये भेड़ बकरियां रखते हैं उनको क्या कहा जाता है, लेखा कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, लेखा कहते हैं। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, लेखा के दीवारों पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे से रख कर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों को झुंड में पहचान के लिए खास निशान बनाते। देखिए एक निशान बनाया जाता है जो रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकलकर उनको पहले गिनते हैं, गिन लेते हैं, फिर क्या है चराने के लिए ले जाते हैं। और ये काम औरतें और लड़कियां रोज ये काम करते। देखिए वहाँ की जो लड़कियां हैं औरतें ये काम करती हैं। पहले जब उनको चराना होता है तो पहले सारी क्या है बकरियों को गिन लेते कितनी बकरियां हैं और एक तरह का निशान ही बना देते कि ये मेरी बकरियां हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जहाँ ये बकरी भेड़ बकरियां रहती है उसको लेखा कहा जाता है। पश्मीना शॉल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पश्मीना शॉल। देखिए पश्मीना शॉल क्या है, दुनिया में मशहूर पश्मीना जैसे माना जाता है कि यह एक पश्मीना शॉल जिस 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। देखिए ये इतनी गर्म शॉल होती है कि 6 स्वेटर के बराबर होती है। इतनी गर्म की मोटी बिल्कुल भी नहीं। यह पश्मीना बनता है और पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल के लगभग 5,000 की मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों का तापमान कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत कम और 40 डिग्री सेल्सियस से सेंटीग्रेड तक चला चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर में बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में क्या है झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल के मिलाकर आपके सर के कितने एक बाल होता है। देखिए इसका जो बकरी का बाल होता है इतना पतला होता है, उसके 6 बाल के बराबर आपका एक बाल होगा। ठीक है, तो मोटाई के बराबर होंगे।
इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों के द्वारा नहीं बुना जाता है। इनकी जो बुनाई होती हाथों से बनने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक एक बुनकर कितना घंटे लगता है, तो 250 घंटे बुनाई करें और जब जाकर साधारण पश्मीना शॉल तैयार होता है। कितने घंटे लगते हैं, कई बार पूछा गया है, 250 घंटे लगते हैं। इतनी मेहनत है, सोचो अगर यह डिजाइन वाली शॉल बुनाई हो तो कितने दिन लगेंगे। जैसे नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, पट्टियां और डंडियों के सहारे जमीन में बांधी बांधी थी और टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं। फिर गड्ढे में आसपास की ऊंचाई जमीन पर टेंट लगाते हैं। टेंट के घूमने से मैंने पाया कि वह खूब ऊंचा था और मैं आराम से सीधा खड़ा होकर हो सकता था। अपने टेंट में ऐसा नहीं कर पाता है। रेबू अंदर अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे में जितना बड़ा था, वो 2 लड़कियों के बड़े टेंटों के सहारे खड़ा था। रेबू के बीबोचों एक खुला छेद था जहाँ पे चूहे और धुआं बाहर जा सकता है। जैसे चूल्हे का जो धुआं होता है वो क्या है, बाहर जा सकता है। न्यायालय में बताया गया कि इनके टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना था। इसे टेंट में रहने वाले चांगपा क्या ठंड से बचते रहे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि ठंड भी कैसी है सर्दियों में, जहां तापमान 0 से कई डिग्री के नीचे चला जाता है। हवा भी बहुत ही तेज चलती है। शिक्षक पॉइंट पे क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट तो याद रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट की पॉइंट है जो याद रखिएगा। शिक्षक संकेत बच्चों के इस बारे में चर्चा करना अच्छा होगा कि अलग अलग जगहों में कैसे अलग अलग तरह के घर होते हैं। एक ही जगह पे तरह तरह के घर होते हैं। इसके कारण मौसम, जरूरतों और पैसा और वहाँ मिलने वाले सामान, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी आदि की बातचीत की जाए। ठीक है, तो बच्चों से आप ये क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो आपका लेह लद्दाख से स्थान से पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एक सेकेंड थोड़ा मैं इधर कर दूँ। चलिए, क्या हो जाएगा, स्थान क्या है, लेह लेह लद्दाख। ये जो शीत मरुस्थल में पाए जाते हैं। यह घर 2 मंजिले के होते। लेह लद्दाख का घर कैसा होता है, 2 मंजिले का घर होता है। घरों की दीवारों पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। घरों की छतों की मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छतें जो है समतल होती, कैसी छतें होती, समतल होती हैं, तथा घरों का फर्श भी लकड़ी का बना होता है। निचली मंजिल पर जानवर और आवश्यक सामान रखते हैं। ऊपर जो है मंजिले पर लोग रहते हैं। देखिए निचली मंजिल पर जो लेह लद्दाख के जानवर और सामान रहता है, अपना क्या रहते हैं, ऊपर लोग रहते हैं। निचली मंजिल पर कोई भी खिड़की नहीं होती है। फल और सब्जियों को छत में सुखाने के लिए डालते हैं। देखिए जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है तो अपना भी नीचे रहने आ जाते हैं। ठीक है, बांस के बने घर याद कर इम्पॉर्टेंट है। ये जो असम में पाया जाता है। देखिए बांस के बने घर अधिक वर्षा वाले स्थान पे पाए जाते हैं। अधिक बाढ़ वाले क्षेत्र जैसे ये असम या मोलान गांव में पाया जाता है। घर की जमीन से कितना फुट है, 10 से 12 फुट है, जो 3 से 3.5 मीटर की ऊंचे पर बने होते हैं। देख सकते हैं कि घर ऐसे बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पानी भर जाता है, बारिश बहुत होती है। बांस के मजबूत खंभों से बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट, इन घरों की छतें कैसी होती, ढलवा होती जाती, ताकि क्या है, सारा बारिश का पानी नीचे ही पूरा जाए, ऊपर ना टिके। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, मिट्टी तथा झाड़ियों के बने घर। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका जो है रेगिस्तान में घर पाया जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो मिट्टी और झाड़ियों के घर बनाए जाते हैं। सिल्यूट पोत को सुंदर बना लिया जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं, जैसे ये आप थोड़ा जान लीजिए। यह जो अधिक गर्मी वाले स्थान पर पाए जाते हैं, जहाँ कम वर्षा होती है। और ये जैसे राजस्थान, घरों की दीवारें मोटी होती है और मिट्टी की बनी होती। दीवारों को लेप पोत कर क्या सुंदर बनाया जाता है, ताकि मिट्टी टूटे नहीं। और गोबर क्या है, जैसे गोबर और मिट्टी को मिलाकर छतें कैसे होते, कटीले झाड़ियों की बनी होती है। छतें बनाने की नीम और कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ताकि क्या है, कीड़े ना लगे। इसमें क्या है, नीम और कीकर की जो लकड़ी होती है उसमें कीड़ा नहीं लगता कभी, तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ईंट के बने घर, ऊंची इमारतें। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ज़्यादातर जैसे है मैदानी क्षेत्र या शहरों में पाए जाते हैं। जैसे स्थान हो जाएगा समतल मैदानी क्षेत्र या शहरों। दिल्ली अधिक संख्या के कारण ऊंची ऊंची इमारतें या बहुमंजिले मकान देखने को मिलते हैं। जैसे आजकल क्या है देखने को ये सब मिल रहा है। हाउस बोट ये कहाँ पाया जाता है? तो इस पे हम बात कर लेते हैं हाउस बोट। देखिए ओके, ये आपका जो है श्रीनगर में पाया जाता है हाउस बोट। थोड़ा मैं इसको जूम कर दूं। श्रीनगर के एक नज़र में घर ऐसे थोड़ा बहुत डाल लीजिए। क्या है? देखिए श्रीनगर के बाहर में आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते थे और हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनका जो है चौड़ाई 8-9 फुट होते हैं। जैसे बोट की तरह से बनने वाली लकड़ी और डोंगो पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर का डल लेक या झेलम नदी के इन डोंगों के कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह ही इस डोंगों में भी अलग अलग कमरे भी होते हैं। ये क्या है? एक बोट हाउस जो होता है वही घर होता है जो इसके अंदर भी घर बनाया तो ये तैरता वाला घर है। जैसे ये हाउस बोट क्या है? हाउस बोट कई बड़े घरों और अंदर की छत के लकड़ी के सुंदर नक्शी होती है। इनकी खास डिजाइन जो है नकरबंद या फिर क्या कहा जाता है? देखिए जो इसकी खास डिजाइन होती है इसे खत्म बंद कहते हैं जो जिगास पजल जैसा दिखता है। जैसे ये एक खास डिजाइन है, इसे क्या कहा जाता है? जो इसे खत्म बंद कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रख कर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल भी किया जाता है। इन घरों की जो है छत की जो है कैसी होती है? ढलवा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि ये जालीदार जो आपकी जालीदार होती है खिड़की बाहर की ओर उभरी हुई होती, उसे क्या कहते हैं? डॉब कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? डब कहते हैं। इनमें से बैठकर बाहर के नज़ारा आप बढ़िया देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यहाँ के पुराने घरों का खासियत है कि पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाया जाता है। घरों की दीवारें जो है खिड़कियों को डिजाइन या मेहराब भी बने होते हैं। देखिए जो खिड़कियों को डिजाइन एक खास कर होता है इसे क्या कहा जाता है? मेहराब कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जैसे क्या पहचान सकते हैं कि चित्र किसका है? कश्मीर के हर गली कूचे में दिखती है। ये बकरी और कश्मीर लोग अपने खाने के लिए रोटी घर घर में नहीं बनाते या एक दुकान की बकरी से खरीदते हैं। देखिए ये जो है एक तरह की ये बकरी की दुकान जैसे है, तो यहीं से रोटी क्या खरीदते हैं, घर पे नहीं बनाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा देखिए स्थान आपका हो जाएगा डल झील। ये कहाँ पाया जाता है? श्रीनगर में। और इसकी जो है लंबाई कितनी होती? 80 फीट और चौड़ाई कितना? 8 से 9 फीट होती है। इन पर बहुत सुंदर नक्शी पाई जाती है जिसे खत्म बंद कहते हैं। क्या कहा जाता है? खत्म बंद कहते हैं। ये पर्यटकों के लिए होते हैं। डोंगा और झेलम क्या? झेलम नदी क्या है? देखिए डोंगा और झेलम नदी के बारे में बात कर लेते हैं। डोंगा और झेलम देखिए ये हाउस बोट की तरह एक लकड़ी के बने होते हैं। डोंगा नक्शी के रहित होते हैं। इसमें अलग अलग कमरे बने होते हैं तथा ये स्थानीय लोग में रहते हैं। बर्फ के इग्लू ये जो है बर्फ का इग्लू जो घर से बनाया था बर्फ से ही बनाया जाता है ताकि इसमें क्या है ठंडक ज्यादा ना पहुंच पाए। ठीक है, ये पूरी तरह से सील होता है। जैसे यहाँ से जान लेते हैं इग्मू जो इग्लू है स्कीमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। ये जो है स्थान कहाँ होता है? ग्रीनलैंड कनाडा में बनाया था। बर्फीली क्षेत्र बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर के बर्फ के घर बनाए जाते हैं जिन्हें इग्लू कहते हैं। ये गुदमबंद के आकार का होता है तथा इनका प्रवेश द्वारा बहुत ही छोटा होता है ताकि क्या बर्फीली ठंडी हवाएं अंदर प्रवेश ना कर सके। इसलिए इतना छोटा क्या है आपने देखा होगा कि इतना छोटा सा इसका प्रवेश द्वार रहता है। इसमें झुक के नीचे जाते ताकि क्या है उसमें ठंडक ज़्यादा ना पहुंच पाए। ओके, टेंट टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। टेंट क्या है? देखें
टेंट का निर्माण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं से होता है, जैसे प्लास्टिक, कपड़ा आदि। लद्दाख के चांगपान जनजाति याक के बालुकों की पट्टियों से टेंट बनाती है और उसे क्या कहा जाता है, रैपो कहते हैं। श्रीनगर में लोग इलायची और बादाम को से डला हुआ जो है चाय, उसको क्या कहा जाता है, कहवा से पीते हैं। उसे जो श्रीनगर में इस तरह की चाय बनती है एक विशेष प्रकार की, इसे कहवा कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। रेगिस्तान ओक के बारे में बात कर लेते हैं। रेगिस्तान ओक क्या है, ठीक, इसके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए, रेगिस्तान ओक क्या है, यह एक आकर्षक मध्यम आकार धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया का शुष्क रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी बहुत ही कम पत्तियां होती, इसमें क्या होती, बहुत ही कम पत्तियां होती है। यह लगभग क्या है 10 से 15 फीट तक लंबा होता है। इनकी जड़ें जो है तने से 30 गुना लंबी होती हैं। ओके, ये रेगिस्तान ओक है, तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। इसकी जड़ें पानी तक पहुँचने के लिए जमीन की गहराई तक जाती है। यह पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। इस पानी के लिए स्थानीय लोग क्या है, पेड़ के तनों का एक पतली पाइप डाल के प्रयोग करते। देखिए, रेगिस्तान एक ऐसा जो वृक्ष होता है आपका, जो ये आपके रेगिस्तान ओक में पाया जाता है। इसकी जो है पत्तियां इसमें बहुत ज़्यादा कम होती है। इसकी जो लंबाई पूछ ली जाए तो 10 से 12 फीट होती है। इसकी तनों में क्या है, पानी जमा हो जाता है। जब वहाँ पानी कमती हो जाती है तो छोट पतला सा डाल के वहाँ के स्थानीय लोग इसका प्रयोग करते हैं। इस तरह से याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, घटपड़ी। देखिए, ये घटपड़ी एक पौधा होता है जो मेघालय में पाया जाता है। इसे नेपथस भी कहते हैं। और घटपड़ी भारत के 3 राज्यों पर, मेघालय, इंडोनेशिया, ये और राज्य में पाया जाता है। ठीक, तो ये कैसा पौधा होता है, ये अपनी नाइट्रोजन पूर्ति करने के लिए छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। जब कोई एक एक तरीके का सुगंध जो है वो करता है, ठीक, छोड़ता है, तो कीड़े आकर्षित हो जाते हैं। तो इस पे क्या है, बैठ जाता है अंदर। इसकी इसमें पत्ती, ये पत्ती जैसा ढक्कन जैसा लगा रहता है। जब कोई कीड़ा बैठ जाता है अंदर है तो क्या पत्ती इसकी जो है बंद हो जाती है। तो इसी तरह से कीड़े वो छोटे मोटे खा लेता है। जैसे हम इसमें जान लेते हैं शाकाहारी पौधे। क्या है शिकारी पौधा। ये शिकारी पौधा क्या है, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जहाँ चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़े को, छोटे जीवों को शिकार करते हैं। इनमें नेफिथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पतली ढक्कन लगा होता है। ठीक है, और घड़ी में खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे ऊपर पहुंचते हैं और कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधा शिकार करते हैं और यह कितनी चतुराई से। ठीक है, तो याद रखिएगा। यह एक जो है मांसाहारी और कीटभक्षी पादप का एक उदाहरण भी है। कई बार पूछा गया कि मांसाहारी पौधा कौन सा है, तो घटपड़ी पौधा या नेपथीस है। ठीक है, क्योंकि जो है छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाता है, जैसे चूहे, मेढक, ये सब, तो आपका ये मांसाहारी हो जाएगा। यह अपने जो है गड्ढे के जाल को कीड़े मकोड़े, कीड़े मेढक और चूहों को फांसता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इसकी घड़े की समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में इसकी पत्ती रूपांतरित भाग कीड़े को आकर्षित करने के लिए यह एक अच्छी गंध पैदा करता है। आमतौर पर यह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधा प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए यह एक कीड़े खाता है, जैसे पिचर प्लांट या वनस, फ्लाइट ट्रैप, कोरबा लिली। ये सब क्या है, ये भी आपके सब मांसाहारी पेड़ है। ठीक, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं खिजड़ी जो है पेड़, ये कहाँ पाया जाता है और इसकी खासियत क्या है। देखिए, ये एक जो खिजड़ी जो वृक्ष होता है, ये आपका राजस्थान में पाया जाता है। यह वृक्ष मुख्यतः राजस्थान क्षेत्रों में पाया जाता है। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि राजस्थान में वैसे भी पानी बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये पेड़ जो है, ये इसकी जल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। इनके फलों की एक समृद्ध प्रोटीन स्रोत के रूप में खाया जाता है और पेड़ की छाल का क्या औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। कीड़े इसकी लकड़ी में नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसकी जो इसका लकड़ी होता है, इसमें कीड़ा कभी नहीं लगता। यह छायादार वृक्ष है। इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं बरगद। बरगद पेड़ क्या है खासियत इनकी, तो इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे बरगद बहुत सारी क्या है इनकी जड़ें होती हैं। जैसे पेड़, यह पेड़ जो है 200 साल तक जीवित रहता है। कितने साल तक? 200 साल तक, ठीक है। पुराने बरगद पेड़ों की काटती हुई शाखाएं वास्तव में पेड़ की जड़ें भी होती हैं। ये शाखाओं के नीचे लटकती हैं जब तक कि वे जमीन तक नीचे ना पहुंच जाती है। देखिए, देखा होगा बरगद की इसकी जड़ें क्या हमेशा नीचे तक लटकती रहती है और जमीन में फिर से एक नया पेड़ फिर से नया पेड़ उगाता है। ये जड़ें जो खंभे की तरह होती है और पेड़ की मजबूत सहारा देती है। बरगद पेड़ गर्भ जो है कि जड़ें भी जमीन के नीचे जाती है जैसे दूसरे पेड़ की तरह होती है। इसकी पत्तियां और छाल बीजों को जो है दस्त या मधुमेह, मूत्र विकार या जैसी बीमारियों को इलाज करने के लिए औषधि महत्वपूर्ण है। ओके, इम्पोर्टेंट है। अब क्रूटोन क्या होता है? देखिए, क्रूटोन एक खास तरह का पौधा होता है जो खेतों में बोया जाता है किसानों के तौर पे। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। क्रूटोन, देखिए, क्रूटोन पौधा जमीन के बारे में इसकी दशा बता देता है। यह जो है सिग्नल दे देता है कि क्रूटोन पौधा जमीन से ज़्यादा गहरी नहीं जाती। तब यह मिट्टी सूखने लगती है तो इसके पत्तियां क्या है सूखने लगती है, इससे झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो एक प्रकार का सिग्नल होता है। तो क्या है किसान के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये अपना जो है सिंचाई कर देते हैं। यूकेलिप्टस क्या है? यूकेलिप्टस मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया का वृक्ष है। यूकेलिप्टस का सामाजिक, वानिकी और पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी भी कहा जाता है, क्योंकि यूकेलिप्टस एक दिन में लगभग कितना लीटर जल पीता है? 40 लीटर जल की आपूर्ति करता है। इसीलिए जो है लिप्टस के पेड़ क्या होते हैं? काट दिए जाते हैं, क्योंकि पानी की इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता इसको पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। अब सब्जियों के बारे में जान लेते हैं। सब्जी में कौन क्या कहाँ से लाया, ये देखिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। जानना चाहते हो कौन कहाँ से कोई लाया, यह कविता पढ़ो। जैसे आलू मिर्च चाय, ठीक है। आलू मिर्च चाय जी, आलू मिर्च चाय जी, कौन कहाँ से आए जी? 7 समुंदर पार के, दुनिया के बाजार से, व्यापार के उपहार, जंग लड़ाई मार्ग से, हर रास्ते में आए जी, आलू मिर्च चाय जी। ठीक, ये आपकी कविता है। ये जो है दक्षिण अमेरिका से क्या आई है? मिर्च रानी, ठीक है। दक्षिण अमेरिका से क्या आया है? मिर्च रानी, मसालों की पटरानी, मूंगफली, आलू, अमरूद जो है घूमते चलते आए, उछल कूद के साथ साथ टमाटर भी आए, आलू मिर्च चाय, आलू मिर्च चाय जी, भिंडी अफ्रीका की, देखिए भिंडी कहाँ की है? अफ्रीका की, भूरी भूरी कॉफी भी, भूरी भूरी कॉफी भी, नक्शे यूरोप की किधर, देखिए नक्शे यूरोप से आई है। वहीं आए गोभी मटर, चाय असम से आई, और आलू मिर्च चाय जी, चलिए चीन, सोयाबीन, देखिए सोयाबीन से क्या है? चीनी आई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, चीन से क्या आया है? सोयाबीन आया है। अमेरिका प्रजाति बीन, घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें से गुड़ कई विशेष। जैसे नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, थोड़ा इसको मैं ऊपर कर दूं, ठीक है। रोब रोब जमाकर आई जी, आलू मिर्च चाय जी, बैंगन आलू सेम करेला आम संतरा बेर अकेला, पालक परवल टिंडा मेथी, भाई भाई बहन देसी, ये भारत के क्या है? ये सब जो है भारत का ही फल है, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन है जी? आलू मिर्च चाय जी। तो ये चीज याद रखिएगा कौन कहाँ से लाया। थोड़ा इसमें हम पॉइंट जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है क्या कौन से क्या क्या आया है। देखिए, अगर पूछ ले दक्षिण अमेरिका से क्या क्या कहाँ से आया, तो मिर्च आई है, आलू आया है, अमरूद आया है, टमाटर, मूंगफली। अगर पूछ ले दक्षिण अमेरिका से क्या क्या आया है, तो ये चीज याद रखिएगा। अफ्रीका से क्या आई है? कॉफी और भिंडी अफ्रीका से आई है, ये पूछा जाता है। यूरोप से क्या आया है? गोभी और मटर आया है, ठीक है। और चीन से सोयाबीन आई है, असम से आपकी चाय आई हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 नंबर पूछ लिया था। भारत के सब क्या है फल? जैसे बैंगन, केला, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, मूली, पालक, परवल, भिंडी, ये सब जो है आपके, ये सब क्या है? भारतीय है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के यहाँ से हम कल में बात करेंगे। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।